हेलो गाइस। हमने लास्ट वीडियो में करंट चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने रेजिस्टर्स में ख़त्म किया था सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने सीरीज़ कॉम्बिनेशन का बेसिक जो थ्योरी था वो बता दिया था कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को जब भी हम सीरीज़ में लगाते हैं इस तरह, तो जो भी करंट होता है तीनों रेजिस्टर्स या जो भी जितने भी रेजिस्टर्स एन रेजिस्टर्स हमारे पास अगर हों तो उनके अक्रॉस जो करंट जाता है वो आई ही जाता है, जो कि हमने सप्लाई किया है थ्रू दिस बैटरी ऑफ वी वोल्ट्स। अगर ये वी वोल्ट की एक बैटरी है और हमने इसके थ्रू अगर करंट सप्लाई किया है आई का, तो तीनों या चारों या जितने भी एन रजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस करंट आई ही जाएगा। अब हम अगर तीन रजिस्टर का एक केस लें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस होगा, R2 के अक्रॉस होगा और R3 के अक्रॉस होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों की वजह से आएगा वो उतना ही होगा जितना हमने इसमें दिया है इस सर्किट में थ्रू दिस बैटरी ऑफ वी वोल्ट्स, यानी V ड्यू टू 1 दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू R1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू R2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू R3 इज इक्वल टू V। तो अब इसी पे बेस्ड हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं कि ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V1 इज इक्वल टू आई R1 हो जाएगा, सिमिलरली V2 इज इक्वल टू आई R2 हो जाएगा और V3 इज इक्वल टू आई R3 हो जाएगा। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो हमारा V है दैट इज़ V1 प्लस V2 प्लस V3 इट इज़ इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अब हम इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और जो इस पूरा सर्किट है जो हमें दे रखा है हम इसे एक इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास एक पोटेंशियल बैटरी होती है जो कि V वोल्ट की रहेगी जैसा कि पिछले केस में था, और अब हम इसे एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं जिसे कि हम R इक्विवेलेंट बोलते हैं। और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये उतना ही करंट ड्रॉ करता है जितना ये तीनों रेजिस्टर्स मिल के कर रहे हैं, यानी वो आई करंट ही ड्रॉ करता है सर्किट में। लेकिन इन तीनों रेजिस्टर्स को हमने इनकी जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसको हमने एक R इक्विवेलेंट यानी सिर्फ एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिया जिसकी मैग्नीट्यूड R इक्विवेलेंट है। अब अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगाएं तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू आई R इक्विवेलेंट। और इस इक्वेशन को हम पुराने जो फर्स्ट इक्वेशन था उससे अगर कंपेयर करें तो हमें मिलेगा दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये किसी भी n रेजिस्टर्स के लिए ट्रू है, यानी अगर हमारे पास 3 के बदले 4 5 या ऐसे करके n रेजिस्टर्स होते तो R इक्विवेलेंट होता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन अप टिल Rnth। यानी अगर हमारे पास रेजिस्टर सीरीज़ में लगे हैं तो उनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो सिंपली उनका समेशन होता है। तो ये हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो बेसिक फार्मूला था, दैट इज़ R इक्विवेलेंट इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टिल Rnth। तो इतना सब होने के बाद अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, जो कि ये सेकंड क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द रेस्ट नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्योंकि हमने 20 ओम और 4 ओम को सीरीज़ में लगा रखा है ये सर्किट में, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो सिंपली इनका समेशन होगा, यानी नेट रेजिस्टेंस इज 24 ओम। सेकेंड में पूछा गया करंट थ्रू द सर्किट। तो क्योंकि हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया और जो करंट हमारे पास जैसे देखे थे I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट होगा, और जो हमने V दे रखा है वो 6 वोल्ट है। और वहीं हमने जो R इक्विवेलेंट निकाला है वो 24 है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू 1/4
विच इज़ 0.25 एम्पियर्स। तो ये आई इक्विवेलेंट जो आई है सर्किट में वो हमारे पास आ गया 0.25 एम्पियर, और यही हर रजिस्टर यानी 20 ओम और 4 ओम के थ्रू पास होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड द कंडक्टर। तो अब इस 20 ओम और 4 ओम में अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैम्प होगा दैट इज़ V1, इट इज़ इक्वल टू IR1, और I जो है वो 0.25 है। तो 0.25 इंटू 20 विच इज़ 5 वोल्ट्स। और सिमिलरली जो V2 आएगा वो IR2 आ जाएगा विच इज़ 0.25 इंटू 4 विच इज़ 1 वोल्ट। तो V1 आ गया 5 वोल्ट और V2 आ गया 1 वोल्ट। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि V1 प्लस V2 6 वोल्ट आएगा, जो कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था थ्रू बैटरी दैट इज़ 6 वोल्ट। तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस डेवलप होगा वो उतना ही होगा जितना हमने उसे दे रखा है दैट इज़ 6 वोल्ट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस सर्किट में हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं बेसिकली। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक यही रहता है कि अगर हमने इसमें V वोल्ट अप्लाई किया और ये दोनों उनके जो पॉइंट्स हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स, उनके बीच अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा रहे हैं तो जो करंट होगा I वो हर रेजिस्टर में डिफरेंट होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर रेजिस्टर के अक्रॉस वो सेम रहेगा जो कि हम इस वोल्ट मीटर में मेजर कर रहे हैं, और ये उतना ही होगा जितना हमने इसे दिया है दैट इज़ ऑफ V वोल्ट्स जो कि हमने बैटरी से अप्लाई किया। तो अगर हम ओम्स लॉ हर रजिस्टर में लगाएं तो हमें मिलेगा V इज़ इक्वल टू I1R1, सिमिलरली V इज़ इक्वल टू I2R2 एंड सिमिलरली V इज़ इक्वल टू I3R3। तो अब इससे हमें मिल जाता है कि I1 इज़ इक्वल टू V बाय R1, सिमिलरली I2 इज़ इक्वल टू V बाय R2 एंड I3 इज़ इक्वल टू V बाय R3। अब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज़ इक्वल टू V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हमारे पास नेट करंट आ गया जो कि इन तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू पास हो रहा है और फिर ये I में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो I के इक्वल होगा। और अब हम इस सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं जिसमें कि हमने सेम V वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया है, और इसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर देते हैं। इस पूरे जो हमारे पास कॉम्बिनेशन था ये पूरा, उसे हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही करंट ड्रॉ करेगा जितना ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में मिलके करेंगे। और ये सिर्फ तीन के लिए नहीं है, ये किसी भी n के लिए है, उसे हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब अगर हम सेम सर्किट में इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम ओम्स लॉ लगाएं जो कि I करंट ड्रॉ कर रहा है तो हमें मिलेगा दैट V जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट, और इससे मिलेगा I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। तो हम इसे अपने पुराने वाले फार्मूला से अगर कंपेयर करें दैट इज़ V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो हमें फाइनली जो आंसर मिलेगा वो ये होगा कि 1 बाई R इक्विवेलेंट इज़ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और ये सिर्फ 3 रजिस्टर्स के लिए ट्रू नहीं है, ये किसी भी n रजिस्टर्स के लिए ट्रू है। अगर हम सेम n रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते जाएं कुछ इस तरह, तो ये R इक्विवेलेंट जो हमारे पास नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो होगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस
so on up till 1/rnth। तो ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट डायग्राम शोन, यहाँ हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। सपोज R1 R2 एंड R3 आर 5, 10 एंड 30 ओम। R1 5 दे रखा है, R2 10 दे रखा है और R3 30 दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर हमने एक बैटरी अप्लाई किया 12 वोल्ट्स की, तो यानी जो बैटरी है यहाँ पे वो 12 वोल्ट्स की है, सॉरी ये 12 वोल्ट्स की है। तो अब पूछता है द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा जो कि हमने दिया है थ्रू ईच रेजिस्टर, दैट इज़ 12। और जो करंट होगा, सपोज I1 है R1 के अक्रॉस, तो ओम्स लॉ लगाने पर 12 इज इक्वल टू I1 R1 आता है, दैट इज़ I1 इंटू 5। तो I1 आ गया हमारे पास 12/5 विच इज़ 2.4 एम्पियर्स। और सिमिलरली अगर हम दूसरे केस सेकेंड रजिस्टर में देखें, तो हमारे पास जो 12 वोल्ट है इज इक्वल टू I2 इंटू R2 विच इज़ 10। तो I2 जो आता है वो 12/10 दैट इज़ 1.2 एम्पियर आता है। और सिमिलरली हमारे पास I3 आ जाएगा 12/R3 विच इज़ 12/30 विच इज़ 0.4 एम्पियर्स। तो ये हमारे पास I1 I2 I3 की वैल्यूज़ आ गई कि I1 इक्वल्स 2.4 एम्पियर, सिमिलरली I2 इक्वल्स 1.2 एम्पियर एंड I3 इक्वल्स 0.4 एम्पियर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द टोटल करंट इन द सर्किट। जैसे कि मैंने मेंशन किया था, योर टोटल करंट दैट इज़ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जारी है उनका सम, विच इज़ 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, और ये आता है हमारे पास इक्वल टू 4 एम्पियर्स। तो ये हो गई नेट रेजिस्टर नेट करंट थ्रू द सर्किट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई हो गया हमारे पास 4 एम्पियर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो सर्किट रेजिस्टेंस हमारे पास R इक्विवेलेंट से आ सकता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 विच इज़ इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। और फिर ये हमारे पास आ जाता है LCM 30, 6 प्लस 3 प्लस 1 विच इज़ 10/30। और R इक्विवेलेंट हमारे पास इससे आ जाता है इक्वल टू 3 ओम्स। तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का विच इज़ 3 ओम। और एक बड़ी बात जो कि है कि अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 ओम आया, जो कि जो सबसे कम हमारे पास रेजिस्टेंस था 5 ओम का, उससे भी कम है। तो जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn तक, तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इन सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम रहता है। यानी अगर हमें एक बड़े रेजिस्टेंस के बहुत सारे रेजिस्टर्स से एक छोटा रेजिस्टेंस बनाना है, तो हमें उन्हें पैरेलल में लगाना पड़ेगा। और सिमिलरली क्योंकि हमने सीरीज़ में देखा था R इक्विवेलेंट जो होता था वो समेशन होता था R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करते करते, तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। इसलिए अगर हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम उन्हें हमेशा सीरीज़ में लगाएंगे। तो ये हो गया वो बातें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर पैरेलल एंड सीरीज़। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स।
What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all the three appliances and what is the current through it? तो इसके लिए सबसे पहले हमें दे रखा है कि हमने एक 100 ओम का, एक 50 ओम का, शायद हाँ एक 50 ओम का और एक 500 ओम का जो अप्लायंस है उसे कनेक्ट कर रखा है इन पैरेलल, और फिर हमने इसे एक 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह। अब हमसे पूछ रहा है कि हमने इसे एक इलेक्ट्रिक आयरन से रिप्लेस करना है जिसकी रेजिस्टेंस इतनी हो कि वो इन तीनों के बराबर अकेले करंट ड्रॉ कर ले, यानी इन तीनों रजिस्टर जो कि पैरेलल में लगे हैं इनके क्रॉस अकेले एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस जो कि आर इक्विवेलेंट होगा वो ड्रॉ करे थ्रू दिस 220 वोल्ट सप्लाई। तो ये वही आर इक्विवेलेंट का ही फंडा होगा पैरेलल के केस में, जो कि रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन की, वो इन तीनों रेजिस्टर्स का आर इक्विवेलेंट होगा। और हम इसमें फिर से वही फार्मूला लगाएंगे पैरेलल के आर इक्विवेलेंट का कि 1/R इक्विवेलेंट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आ गया 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500 विच इज़ LCM 500, 5 प्लस 10 प्लस 1 विच इज़ 16/500। तो आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 500/16। जिसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा इक्वल टू 3 जो होगा 1.25। तो ये आ गया हमारे पास 31.25 ओम्स, जो कि रेजिस्टेंस होना चाहिए जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है उसका, जो कि उन तीनों के बराबर करंट ड्रॉ कर सके। और अब हमारे पास पूछ रहा है कि करंट पता है जो वो इलेक्ट्रिक आयरन है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा उस सर्किट से। जैसे कि हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया 500/16 या 31.25। तो फिर से हम ओम्स लगाएंगे, दैट इज़ V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट आ जाएगा जो कि होगा 220/500 इंटू 16। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है तो इसके लिए हमारे पास आते हैं इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 7.04 एम्पियर्स आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस। तो ये हो गया हमारे पास करंट का विच इज़ I इज इक्वल टू 7.04 एम्पियर्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं किसी भी सर्किट को वो फर्दर हम यूटिलाइज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी जैसे बहुत सारे एनर्जी कन्वर्जन्स में। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी एक फ़ैन में दिख सकती है हमें, हम उसको रोटेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हीट एनर्जी हम हीटर्स में यूज़ करते हैं, और लाइट एनर्जी हम बल्ब्स में यूज़ कर सकते हैं, और साउंड एनर्जी हम स्पीकर्स में यूज़ करते हैं। तो जब भी हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं किसी सर्किट में, तो क्योंकि वह उस करंट को अपोज करता है जो कि उसमें फ्लो हो रही है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसे कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं थ्रू बैटरी, वो उस एनर्जी को कंटिन्यूसली अपोज करते करते उसे एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
और उसी हीट एनर्जी को, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस का फंक्शन होता है एक तरह का, कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हम उसे दे रहे हैं वो उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि इफ़ अ चार्ज ऑफ Q फ्लोज इन अ सर्किट फॉर अ टाइम इंटरवल T एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स इज़ V, तो जब हमने उसे एनर्जी दी उस Q चार्ज को, विच इज़ E इज इक्वल टू QV, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हुआ वही वो हीट एनर्जी में हुआ, और वो हीट एनर्जी है वही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी थी, दैट इज़ E विच इज़ QV। यानी हीट एनर्जी जो जनरेट हो रही है थ्रू द ट्रैवल ऑफ द चार्जेस Q, इट इज़ इक्वल टू Q इंटू V, जो कि हमने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V में उसे ट्रैवल कराया। तो ये हीट एनर्जी जनरेट हुई, और फिर अगर हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करें, क्योंकि हम जानते हैं Q इज़ इक्वल टू IT होता है, तो हमारे पास H यानी हीट एनर्जी इज इक्वल टू VIT आ जाती है। और फर्दर हम V को IR से रिप्लेस कर देते तो हमें मिलता है कि H इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT, और ये हीट एनर्जी का बेसिक फार्मूला है। फॉर एनी सर्किट द हीट दैट इज़ जनरेटेड विद इन टाइम T इज़ I स्क्वायर RT। I हमारा करंट है और R हमारा उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ये आ गया हमारे पास हीट एनर्जी का फॉर्मूला, दैट H इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलता है H इज़ इक्वल टू V स्क्वायर बाय RT। तो ये हो गया हमारे पास हीट एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो जैसे कि दे रखा है, हमें चार्ज ही दे रखा है, दैट इज़ Q जिस 96,000 कूलम, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है विच इज़ 50 वोल्ट। तो अगर हम इसे अप्लाई करें तो हमें मिलता है H इज़ इक्वल टू QV विच इज़ 96,000 इंटू 50 विच इज़ इक्वल टू 48 lakhs, यानी इतना जूल ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, हीट एनर्जी इज जनरेटेड while transferring 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो ये एक हमारे पास हीट एनर्जी का एक फार्मूला आ गया, और उस पर बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे एप्लीकेशंस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, जो कि हमने देखा। तो बेसिक एप्लीकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बल्ब में होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक बेसिक एप्लीकेशन, क्योंकि जो भी हम इससे फिलामेंट से जो पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका जो फिलामेंट है, जो कि हमारा टंगस्टन फिलामेंट होता है, टंगस्टन मेटल का बना होता है, वो एक करंट से इतना ज़्यादा हीट जनरेट कर लेता है, इतना ज़्यादा जनरेट करता है, जो कि आप फील भी कर सकते हो। उसके सरफेस के ग्लास जो होते हैं बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, उसे छू भी नहीं पाते हम, इतना गर्म हो जाता है वो। तो वो जब हीट इतना जनरेट करता है, तो इतनी हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसमें लाइट एनर्जी भी जनरेट हो जाती है, जो कि वो एमिट करता है, और ये फिर ग्लास से फर्दर इसको डिस्पर्जन फिर ये स्प्लिटिंग होती है इस लाइट की, और वो एक हाई इंटेंसिटी बन के हमारे आँखों तक आता है। तो ये एक एप्लीकेशन था हीटिंग इफेक्ट का, कि जो फिलामेंट है वो हीट अप होके एक इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट एनर्जी भी देता है। और हमें जो फिलामेंट है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई रखनी पड़ती है, इसलिए हम एक टंगस्टन फिलामेंट यूज़ करते हैं, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3400 डिग्री सेल्सियस है। तो इतनी ज़्यादा तो करीब ये तो मेल्ट ही नहीं हो पाएगा विद इन वेरी हाई टेम्परेचर्स ऑल्सो। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं हाउस होल्ड पर्पसेस में, एक गीज़र में स्पेशली पानी गर्म करने के लिए, सिमिलरली एक केटल में, इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करने के लिए, जहाँ हम इसे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, वो फिर फर्दर इसके बेस में जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लाई करता है, जो कि ये पानी या किसी भी अदर सब्सटेंस को गर्म कर देता है। और सिमिलरली ये गीज़र भी पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम फर्दर बाथिंग में यूज़ करते हैं। और एक बेसिक जो हमारा फंक्शन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो एक फ्यूज़ वायर में होता है, क्योंकि एक फ्यूज़ वायर एक स्पेशल मेटल एक सब्सटेंस का बना होता है, जो कि टिन वगैरह
वायर्स इन सब्सटेंस को यूज़ करके बनाते हैं, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि लो टेम्परेचर पे होती है। और जब भी हम इसमें एक करंट पास करते हैं आई का, तो वो करंट जब इससे थ्रू पास होता है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही अगर ये करंट हाई हुआ तो हमारा फ्यूज़ वायर जो है वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है, जिसके कारण जो इसके थ्रू करंट आ रही है वो इसको मेल्ट कराना स्टार्ट कर देती है फ़ौरन। बहुत ही जल्दी इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है और ये फटाफट जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट होती है, और ये तुरंत जो हमारा सर्किट है उसको ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से हाई करंट जो है वो हमारा पास नहीं हो पाता, रीच नहीं हो पाता हाउस होल्ड पर्पसेस में, और वहीं रुक जाता है और हमें फर्दर डैमेजेस से प्रोटेक्ट करता है, जो कि एक हाई करंट के जर्क से हमें मिल सकता है। इससे रप्चरिंग हो सकती है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, बल्ब्स की शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है। तो इन सब से बचाने के लिए एक फ्यूज़ वायर यूज़ किया जाता है और इसमें हीटिंग इफेक्ट ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारा आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि देखा था जो कि हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी जो रेट है, यानी कि जिस रेट से हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं टाइम के बेसिस पे, उसको हमें मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ होता है। और अगर हम ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं कि हमारे अप्लायंस का रेजिस्टेंस कैसा है, तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे घर के अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अलग अलग उनकी पावर कंजम्पशन रेट्स दे रखे होते हैं, यानी कि उनका इस हिसाब से अगर हम ओम्स लॉ लगाएं इसमें, जो कि हमारे वी तो हर घर में 220 वोल्ट्स का आता है, और अगर हम इसमें हमारा ओम्स लॉ लगाएं तो उससे हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके थ्रू जो करंट ये अपने थ्रू ये कितना करंट खींच रहा है, बाय दिस फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, जो कि पावर का बेसिक फार्मूला है। पावर थ्रू एनी सर्किट इज P इज इक्वल टू वी आई। तो इसी को जब भी हमारे पास V, क्योंकि घरों में 220 वोल्ट्स का आता है और हम पावर रेटिंग्स देख सकते हैं अप्लायंसेस में, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना करंट खींच रहा है, और उसी के हिसाब से फिर हम उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं कि अगर वो ज़्यादा करंट खींच रहा है तो हमें उसे अलग सर्किट में लगाना चाहिए, अगर कम करंट खींच रहा है तो उसके लिए एक सर्किट काफ़ी है उसके एक सीरीज सर्किट के लिए। तो फिर इस हिसाब से हमें देखना पड़ता है विद इन कि वो किस पावर रेंजेस में आ रहे हैं। और क्योंकि हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हम इससे P का एक दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं, दैट P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर ऑल्सो। तो ये हो गया हमारे पास पावर का फॉर्मूला। अब हम इसमें एक न्यूमेरिकल देखते हैं, विच इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइनिंग द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। तो हमें इलेक्ट्रिक मोटर का करंट दे रखा है, जितना वो करंट खींच रहा है 5 एम्पियर्स का, और वोल्टेज दे रखा है जो कि 220 वोल्ट के अंदर वो सप्लाई कर रहा है। तो अगर हम P निकाले, P इज इक्वल टू वी आई से, तो हमें मिलेगा इक्वल टू P इक्वल टू 220 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 1100 वॉट्स। पावर का यूनिट वॉट होता है, जो कि होता है विच इज़ वोल्ट इंटू एम्पियर। इसका ये SI यूनिट होता है वॉट। और हम जानते हैं कि जो पावर होता है वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है, विच इज़ इक्वल टू, इसका यूनिट आता है जूल पर सेकेंड, तो वॉट को हम जूल पर सेकेंड से भी मेंशन कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट कह रहा है कि एनर्जी कैलकुलेट करना है जो कि 2 आवर में इसको ट्रांसफ़र की गई इन द सर्किट। तो जैसे कि हम जानते हैं E इज़ इक्वल टू पी टी, और P हमें दे रखा है 1100 हमने निकाल लिया, और T जो है वो 2 आवर्स है, यानी 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2200 इंटू 3600, और फिर ये फर्दर आ जाता है हमारे पास इक्वल टू 7.92 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो ये इतनी एनर्जी उसने इसको इस सर्किट में ट्रांसफ़र की। तो इसी के साथ हम ये क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेवरल बल्ब्स डिजाइंड टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 line
इफ़ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज़ 5 एम्पियर। यानी कि हमारे पास बल्ब्स हैं जिनका हमें पावर दे रखा है इक्वल टू 10 वाट, और हम इसे 220 वोल्ट की लाइन में लगा रहे हैं इन पैरेलल बहुत सारी बल्ब्स को, और यहाँ एक 220 वोल्ट का सप्लाई दे दिया हमने इसे। कुछ इस तरह 220 वोल्ट्स का। अब हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने बल्ब्स हम इस पैरेलल सीरीज़ में लगाएं ताकि मैक्सिमम अलाउेबल करंट 5 एम्पियर्स को, यानी कि इस सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो। तो जैसे कि हमने बल्ब्स को पैरेलल में लगा रखा है, तो जो वोल्टेज होगा वो हर बल्ब के अक्रॉस सेम होगा, यानी 220 वोल्ट ही हर बल्ब के अक्रॉस होगा। तो क्योंकि एक बल्ब का पावर इतना है 10 वाट्स, तो हम P इज़ इक्वल टू वी आई से इसके अक्रॉस करंट जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा कि I इज़ इक्वल टू P बाई वी विच इज़ 1/22 एम्पियर्स। तो जब ये हमारे पास करंट आ गया थ्रू ईच बल्ब, यानी हर बल्ब, जो कि अगर हम X बल्ब लें, सपोज़ हमने पैरेलल में X बल्ब्स लगा रखे हैं और हर बल्ब के क्रॉस 1/22 एम्पियर का ही करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हर किसी की पावर रेटिंग सेम है। तो जो नेट करंट होगा वो X टाइम्स ऑफ करंट थ्रू वन बल्ब होगा, यानी वो हो जाएगा X/22। और ये हमें दे रखा है कि जो नेट करंट है वो सर्किट में 5 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा दैट X इज़ इक्वल टू 110, यानी हमें 110 बल्ब लगाने पड़ेंगे ताकि मैक्सिमम अलाउेबल करंट सर्किट में 5 एम्पियर का हो। तो इसी के साथ हम ये क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, जो कि है एक कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इन द फिगर R1 इज़ इक्वल टू 10 ओम। R1 हमें 10 दे रखा है 10 ओम्स, R2 40 दे रखा है, R3 30 दे रखा है, R4 20 और R5 60। अब हमसे पूछ रहा है एक 12 वोल्ट का सप्लाई अगर इसमें लगाएं तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना होगा और टोटल करंट इन द सर्किट कितना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हैं। तो अगर इसका हम नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो वो आएगा 1/10 प्लस 1/40 1/R1, जो R इक्विवेलेंट आएगा। ये आ जाएगा LCM 40 और 5/40, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8। तो इसका तो हमें R इक्विवेलेंट 8 मिल गया, 8 ओम्स। उसी तरह हम दूसरे का कैलकुलेट करेंगे, यानी 1/R इक्विवेलेंट ऑफ दिस नेटवर्क, इसका वो आएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो LCM आ गया 60। 1 प्लस 3 प्लस 2, और यह हमारे पास आ गया R इक्विवेलेंट, इससे आ गया हमारे पास 10 ओम्स का। यानी इस सर्किट का जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। यानी जो पूरा, अब आप देख सकते हैं कि ये एक R इक्विवेलेंट बनाएगा और ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला जो पूरा कॉम्बिनेशन है उससे भी एक R इक्विवेलेंट बन जाएगा यहाँ। और ये दोनों R इक्विवेलेंट्स जो हैं 8 ओम और 10 ओम के, वो सीरीज़ में होंगे, यानी उनका रेजिस्टेंस ऐड होगा। तो जो R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का आएगा वो आएगा 8 प्लस 10 यानी 18 ओम्स। तो ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट विच इज़ 18 ओम। अब करंट थ्रू द सर्किट कैसे निकालेंगे? सिमिलरली ओम्स लॉ लगा दिया, हमारे पास R इक्विवेलेंट सर्किट का आ गया 18 ओम और हमें वोल्टेज दे रखा है 12। तो I इज़ इक्वल टू V/R लगाएंगे तो मिलेगा 12/18 विच इज़ 2/3 विच इज़
0.67 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली आ गया हमारे पास टोटल करंट इन द सर्किट। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन द थ्री रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। तो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और हमें इन्हें किस तरह कनेक्ट करना है ताकि नेट रेजिस्टेंस जो है सर्किट का एक बार 4 ओम आए और एक बार 1 ओम। तो 4 ओम लाने के लिए हमें इनके सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को ही जो है उसको मर्ज करना होगा। दिखे कुछ ऐसे। अगर हम पैरेलल में 3 ओम और 6 ओम को लगाएं तो हमें नेट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो होगा 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 विच इज़ इक्वल टू बेसिकली 6 into 2 plus 3 which is 2 plus 1 which is 3/6 which is 1/2, यानी R इक्विवेलेंट इससे मिल गया हमें इक्वल टू 2। और अगर हम इनका जो, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 का बन रहा है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और अगर हम इसी को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें 2 ओम के साथ तो वो दोनों रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 4 ओम। यानी हमें फॉर ऑब्टेनिंग 4 ओम रेजिस्टेंस बाय 2, 3 एंड 6 ओम रेजिस्टर्स हमें 2 ओम को अलग से सीरीज़ में रखना पड़ेगा और 3 और 6 ओम को पैरेलल में रखना पड़ेगा, और फिर इन दोनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और हमारे पास सेकंड जो है, इसको 1 ओम का बनाना है। क्योंकि 1 ओम इन तीनों से ही कम है तो हमें इन तीनों को ही पैरेलल में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। और जब हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, यानी एक 2 ओम, एक 3 ओम और एक 6 ओम का 6 ओम, जब हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास 1/R आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 विच इज़ LCM 6, 3 plus 2 plus 1 which is 6/6 which is 1। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट इससे आ गया 1 ओम, जो कि हमें चाहिए था। क्योंकि 1 ओम जो है वो इन तीनों से ही लेस है और वो ऑब्टेन करने के लिए हमें इन्हें पैरेलल में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गए दो जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं ताकि हम इन्हें 4 ओम और 1 ओम में ला सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन द हीटिंग रेट इज़ मैक्सिमम एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग रेट इज़ मिनिमम। एक्चुअली हीटिंग रेट जो है वो इक्वल टू होना चाहिए जो कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसे दे रहे हैं उसके रेट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस रेट से हम देंगे उसी रेट से इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। यानी अगर हमें दे रखा है हीटिंग रेट इज़ मैक्सिमम, यानी द एनर्जी रेट, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेट इज़ मैक्सिमम, और इन अदर वर्ड्स द पावर इज़ मैक्सिमम, और वो हमें दे रखा है 840 वाट्स इस केस में। यानी P max इज़ इक्वल टू 840 वाट्स एंड इन द सिमिलर वे P मिनिमम इज़, क्योंकि हमें दे रखा है कि 360 वाट व्हेन द हीटिंग रेट इज़ मिनिमम, यानी मिनिमम पावर इज़ 360 वाट। वोल्टेज हमें दे रखा है जिसमें हम उसे यूज़ कर रहे हैं जो कि 220 वोल्ट है। अब हमसे पूछा गया व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो इसको करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं P इज़ इक्वल टू VI, या जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलता है P इज़ इक्वल टू V²/R। तो R जो आ जाएगा V² P हो जाएगा, यानी
और आर क्योंकि वी क्योंकि हमारे पास 220 है, तो इसका 220 का स्क्वायर अपॉन पी आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में जब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, जब हमारे पास पावर है वो मैक्सिमम 840 वाट्स का है, यानी कि रेजिस्टेंस जो मिनिमम होगा इस केस में वो होगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन 840। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है इसका आंसर एस 57.62 ओम्स। और सिमिलरली क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, अब हम करंट निकाल सकते हैं विच इज़ V बाय आर, विच इज़ तो करंट हमारे पास आ जाएगा V दैट इज़ 220 अपॉन R जो कि है 57.62। और इसकी जब हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है 3.82 एम्पियर्स अप्रॉक्सीमेटली। और सिमिलरली सेकेंड केस में हम इसे अप्लाई करेंगे कि जो मिनिमम है हमारे पास पावर 360 वाट्स का है, तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम इसे दे रहे हैं वो है 220 स्क्वायर अपॉन 360। और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आती है 13.44। और सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में हम इसे जब करंट कैलकुलेट करेंगे, आई आता है V बाय आर विच इज़ 220 अपॉन 13.44 विच इज़ इक्वल टू 16.37 एम्पियर्स। तो ये हो गया हमारा आखिरी क्वेश्चन। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो फार्मूला बेस्ड ही हैं, जैसे कि हमने देखा है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं लास्ट में डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि है आज के चैप्टर का P इज़ इक्वल टू VI या फिर V स्क्वायर बाय आर या I स्क्वायर आर। और दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमारा रेजिस्टेंस के लिए था कि जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हैं R सीरीज़, तो ये होता है R1 प्लस R2 सिंपली समेशन। और अगर हमारे पास रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं तो जो 1 बाय आर पी आता है, आर पैरेलल इज़ 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस सो ऑन 1 बाय Rn तक। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, इसका एक टॉपिक इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक में हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स डील करेंगे, जिसमें हम वेरियस प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर उन पे बेस्ड कुछ मैकेनिज़म्स देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, थैंक यू।